जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोगों ने MTH 401 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगी। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी CS 205 से रिलेटेड, ठीक है। उसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि जो पिक्चर्स मैंने आप लोगों को शो करवाई थी वो थोड़ी ब्लर आ रही थी। तो पहली चीज़ कि जो मैं वॉइस मतलब जो चीज़ें मैं आप लोगों के पास लिखी हुई थी ना, वही मैं साथ साथ बोल रही थी। जैसे CSMM की जो है वो फर्स्ट लेयर का नाम क्या है, तो मैं साथ साथ क्वेश्चन भी बोल रही थी और आंसर भी बोल रही थी। तो पहली चीज़ वो आप लोगों को वॉइस से क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि मैं वो चीज़ें आप लोगों को हैंड आउट से भी तो दिखा रही थी ना कि ये क्वेश्चंस जो पास पेपर्स में आए हुए हैं, ये जो करंट पेपर्स हैं, वो मैं आप लोगों को हैंड आउट से दिखा रही थी, ठीक है। तो वहाँ से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज मैं जब पिक्चर्स दिखाऊंगी तो ये कोशिश रखूंगी कि मैं आप लोगों को जूम करके प्रॉपर दिखाऊं ताकि वो आप लोगों को विजिबल भी हो, ठीक है। तो चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर हमारा 20 है, ठीक है। 20 से हम लोगों का जो है वो फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, वो आप लोगों को मैं समराइज़ करके जो चीज़ें बता दूंगी, बस वही आप लोगों ने तैयार कर लेनी है अच्छे से, या उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। अब ये जो पहली एक एग्जांपल है, ये मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल से बताऊंगी। इस एक एग्जांपल से ना आप लोगों के तकरीबन 5 से 7 ऐसे जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो पेपर में भी आ रही हैं चीज़ें रिपीटेड, ठीक है। पहली चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जो ज़ीरो की इक्वल नहीं होती, मतलब उसके इक्वल की साइड पे ना जी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। वो इक्वेशन जो है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है जिसकी इक्वल क्या आता है, जी ऑफ एक्स आता है। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो होती तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होती, ठीक है। और दूसरी चीज़, नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस बनाने के लिए भी हम इसी जी ऑफ एक्स को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं, ठीक है। देन लीनियर कैसे है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। डिग्री क्या है, 1 है। तो जो डिग्री जिस चीज़ की 1 होती है ना, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। देखें y की डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ पे देखें y की डिग्री क्या है, 1 है, इसलिए क्या है, लीनियर है। और डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख लें कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और कांस्टेंट ये कोफिशिएंट्स ये यूज हुए हैं, a1 a0 और an, ठीक है। दूसरी चीज़, आपसे ये सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, MCQ भी पूछा जा सकता है कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है। तो जनरल सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल से मिलकर बनता है, वो जनरल सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म आप इस तरह भी लिख सकते हैं, y = yc + yp, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये yp को फाइंड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है। और अदरवाइज अगर आपने yp को फाइंड करना है तो उसके लिए आपने u1 को x से मल्टीप्लाई कराना है और y1 को x से। नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल आती है तो वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है। ये आपके पास कुछ स्टेप्स हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है। एग्जाम्पल में आप ये एग्जाम्पल आ गई है, ठीक है। इसमें देखें ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि इक्वल आ गया है f(x) के, ठीक है। अब इसको सबसे पहला स्टेप आपने इसमें क्या करना है कि इसको ना आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में यानी m की फॉर्म में लिख लेना है। जहाँ पे आपके पास y² होगा वहाँ पे m², जहाँ पे सिंपल y होगा वहाँ पे आपने m लिख देना है, +4 = 0। यहाँ से आपने रूट्स फाइंड करने हैं। अब रूट्स आप लोग, अच्छा, जब भी आपको कोई इक्वेशन दी हुई होगी, क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसको सबसे पहले आपने इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में कर लेना है। उसके रूट से आप लोगों को पता चलेगा कि आपने कौन सी इक्वेशन लगानी है। अगर तो आपके पास रूट्स जो है वो सेम आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, रिपीटेड रियल रूट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला लिखना होता है, ठीक है। C1 e की पावर यहाँ पे आ जाता है mx + C2 साथ में x आएगा और e की पावर mx। आई होप कि आपने मिड टर्म में किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इस इक्वेशन में कैसे वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो m की जगह, एक m की जगह 2 आ जाएगा और दूसरे m की जगह भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ना डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है यानी डिफरेंट वैल्यूज होती है, एक वैल्यू 2 होती है, एक 4 होती, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये C1 भी एज इट इज़ आता प्लस C2 भी एज इट इज़ आता। यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स लगानी थी और ब्रैकेट्स के बाहर आपने एक बार लिख देना होता था e की पावर 2x, क्योंकि एक ही बार हम लोगों ने डालने थे। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास जो है वो डिस्टिंक्ट रूट्स का आ जाएगा, सही है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि यहाँ से अब हमारे पास y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई e की पावर 2x और y2 की वैल्यू आ गई e की पावर 2x, ठीक है।
ये C1 और C2 बस आपने हटा देना है, बाकी ये Y1 और Y2 की वैल्यूज़ आ गई हैं। सेकंड स्टेप में आप लोगों ने इसका रॉस्किन फाइंड करना है। आई होप कि आप लोगों को रॉस्किन फाइंड करना आता होगा। यहाँ से एक ही बार मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मिड टर्म में भी अगर आप लोगों ने दिया है तो उसमें भी आया हुआ होगा यकीनन, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या करना होता है, जब रॉस्किन फाइंड करना होता है तो ये Y1 की वैल्यू आपने ऊपर लिख देनी है, Y2 की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देनी है। इन दोनों का एक बार डेरिवेटिव लेना है। अब e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होता है, इसकी लेकिन पावर में 2x है तो ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। इस तरह करके ये आपके पास पूरी एक इक्वेशन आ जाएगी। इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में माइनस का साइन आएगा। इस तरह जब आप इसको करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास e की पावर 4x आ गया है। सिंपल आपके पास चार्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा, आपको Y1 Y2 की वैल्यू दी होगी और बोला जाएगा रॉस्किन फाइंड करें, तो वो इस तरह से फाइंड करना है। एक और चीज़ आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर तो आंसर आपका 0 के इक्वल आ जाता है तो उसका मतलब है कि डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन आंसर 0 के इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ से आपका एक शॉर्ट, एक लॉन्ग और MCQs, 3 चीज़ें मैंने क्लियर करा दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये आपके पास f ऑफ x दिया हुआ होगा। आपने अगर रॉस्किन 1 फाइंड करना है, ये तो सिंपल रॉस्किन था, W था, वो आपने इस तरह फाइंड करना होता है। अब रॉस्किन 1 किस तरह फाइंड करना होता है कि जब रॉस्किन 1 फाइंड करना है तो 1 अगर है तो इसमें आपने जो y1 की वैल्यू की जगह आपने 0 और नीचे f ऑफ x की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे 0 है और f ऑफ x ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को शो करा देती हूँ। ये आपकी एग्जाम्पल थी, ये f ऑफ x की वैल्यू होती है, ठीक है, जो इक्वल के साइड पे होती है। तो ये आप लोगों ने f ऑफ x की वैल्यू लिख लेनी है और y2 एज इट इज आ जाएगा। y2 क्या था, x e की पावर 2x, जो हम लोगों ने ऊपर रॉस्किन में भी लगाया है, ठीक है। और इसी तरह उसका डेरिवेटिव, इसको भी आपने सेम उसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो रॉस्किन 1 की वैल्यू आ गई है। इसके साथ माइनस इसलिए है क्योंकि 0 को जब आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर 0 आ जाएगा और दरम्यान में मैंने आपको बताया माइनस का साइन आएगा और फिर इन दो को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने रॉस्किन 2 फाइंड करना है। बस ये जो आपने 0 और f ऑफ x की वैल्यू y1 की जगह लगाई थी वही आपने y2 की जगह ये वैल्यू लगानी है। ये आपके पास रॉस्किन 2 आ गया। 5 स्टेप क्या है कि अगर आपको बोला जाता है कि u1 का डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो कैसे होगा। u1 का डेरिवेटिव, ये MCQs भी है इंपॉर्टेंट कि u1 प्राइम इक्वल होता है w1 ओवर सिंपल w के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो ऊपर ये w1 की वैल्यू निकाली है ये ऊपर लिख देंगे और सिंपल जो w ऊपर हम लोगों ने रॉस्किन निकाला था उसकी वैल्यू लिख देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब अगर आपने सिंपल u1 फाइंड करना है तो उसके लिए ये जो आपने इसका डेरिवेटिव लिया है इसकी जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास ये इस तरह का सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। देन अब अपने पार्टिकल सोल्यूशन, ऊपर हमने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड कर लिया था, अब हमने पार्टिकल सोल्यूशन फाइंड करना है। इसमें आपने यही जो वैल्यूज़ अभी निकाली है ना, इनके साथ आपने जो है वो y1 और y2 की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराना है तो पार्टिकल सोल्यूशन भी निकल आएगा। और एंड पे हम लोगों ने क्या करना था, y इज इक्वल टू y कॉम्प्लीमेंट्री प्लस y पार्टिकल, दोनों को ऐड करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। अब जितना भी आप लोगों का पूरा जो सिलेबस है ना उसमें हर किसी में या तो रॉस्किन फाइंड करना है या जो है वो जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है या कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया कि किस तरह से आप लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताई जा रही हूँ। ये सारा वही है रॉस्किन वाला जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये भी वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ कि पार्टिकल सोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारी फिर वही उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ना कि जो पास पेपर के अंदर जो करेंटली पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस तरह के, पहले वो दिखा देती हूँ और फिर जो इम्पोर्टेंट MCQs होंगे और वही चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ से हैंड आउट से भी एक बार क्लियर करा दूँगी। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी देख लें कि जो सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, वो मैथमेटिकल मॉडल के लिए डिफरेंट चीज़ों के फिनोमेना के अंदर, साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं वो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में होती हैं, जो मैं आप लोगों को ऊपर भी बता चुकी हूँ कि ये D2 है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर कितना है, सेकंड है। और लीनियर क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे y की डिग्री 1 है, ठीक है। ये आपने कर लेना है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुक्स लॉ वाला।
ये आपने याद रख लेना है। वैसे भी एफ इज इक्वल टू के एस आपने याद भी रख लेना है, और ये आपके पेपर में भी आने हैं क्वेश्चन, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डब्ल्यू 10 के इक्वल आपको दिया हुआ होगा और ये एस की वैल्यू दी हुई होगी। इसमें से कोई भी दो वैल्यूज दी हुई होंगी और एक फाइंड करनी होगी, तो आपने एफ की भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। और यहाँ पे याद रखना है कि डब्ल्यू और एफ दोनों एक ही चीज़ें, अगर आपको डब्ल्यू गिवन है तो इसका मतलब है वो एफ की ही वैल्यू है। तो वो 10 आपने यहाँ पे लिख दिया, एस की वैल्यू आपके पास 1/2 थी और के गिवन जो है वो के आपने फाइंड करना है, तो के यहाँ से आपने फाइंड कर लिया 20। इसी तरह यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू अगर 8 लगा दें तो किस तरह फाइंड करना है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। देन न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए में ये एक एग्जांपल है पूरी जो पास्ट पेपर में आई हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सॉरी करंट पेपर में आई हुई है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। ये जी की वैल्यू यहाँ पे पहले हम लोग 9.8 लेते थे ना 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, लेकिन अब जब भी जी की वैल्यू आपने लेनी है वो 32 लेनी है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये पेपर जो करंट पेपर है ना, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। जनरल सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है इसका, ये चीज़ आपके पास क्या है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये आप लोगों के पास जो है वो बेसल्स इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि वी की वैल्यू निकालेंगे और जो बेसल्स का जनरल फार्मूला होता है उसमें जस्ट आपने पुट करना है। इसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले आप लोग जो है वो क्वेश्चन देख लें, ठीक है। और सॉरी मैं फिर से जो है वो जूम नहीं कर रही, तो आई होप कि अब आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ये वो वाला जो मैं आप लोगों को कह रही थी ना वेट और वो वाला, इसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन एक बार देख लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लें, फिर मैं आप लोगों को इनके सोल्यूशन भी लाइन वाइज दिखा दूँगी। नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट लेक्चर 41 से लेके 45 में से आया हुआ है, ठीक है। और है कौन सा, रॉस्किन वाला। मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉस्किन किस तरह से सॉल्व करना है। सिंपल आप लोगों ने ये जो ई ऑफ -2 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करा दें और इसको रॉस्किन की फॉर्म में लिख दें। वो इस तरह दो आपने डिटर्मिनेंट्स वाली लाइन लगा देनी है। ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर -2t और e की पावर 2t, इस तरह लिख कर और उसको जिस तरह रॉस्किन सॉल्व करना होता है ना, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि रॉस्किन किस तरह सॉल्व करते हैं, वो आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रोसीजर टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द फाइबोनाचियन थ्योरम। अब ये जो थ्योरम है ना, इसका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ और दिखा देती हूँ हैंडआउट से कि ये क्या है, सही है। देन यहाँ पे ये हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन आ गई है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सिंपल इक्वेशन है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन जो मैंने आप लोगों को बताई है पीछे के m की फॉर्म में लिख लेना है, रूट्स फाइंड करने हैं। रूट से ही आपको पता चलेगा कि आपने कौन से इसको फार्मूले के अंदर पुट करना है। तो पहले m की फॉर्म में लिखें, m की फॉर्म में लिखने के बाद जो रूट्स आ जाएंगे, m की वैल्यूज आ जाएंगी। अगर तो वो इक्वल है तो मैंने आप लोगों को जो पीछे फार्मूला बताया उसमें पुट कर लें, और अगर इक्वल नहीं है तो भी मैंने उसका भी फार्मूला आप लोगों को बता दिया, उसमें पुट कर दें, सही हो गया। अच्छा जी, ये m1 और m2 की वैल्यू है और आपने काशी एलर्स इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लें, इसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिखा देती हूँ, ये ठीक है। आई होप आप लोगों को नज़र आ रही होगी, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, होमोजीनियस सिस्टम। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको डिकपल्ड फॉर्म में, ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये भी समझ आ जाए। इसको सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, पहले डी की फॉर्म में लिखना है, ये मैं आप लोगों को खैर दिखा दूंगी तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसको सॉल्व किस तरह करना है। पहले मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जस्ट क्वेश्चन देख लें, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लें, तो फिर मैं आप लोगों को सबके सोल्यूशन दिखाती हूँ। अब आइजन वैल्यूज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ आइजन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए। अगर तो यहाँ पे ना ये जो जगह है यहाँ पे और यहाँ पे अगर ज़ीरो होता है और सिर्फ ये दो वैल्यूज जो डायगोनल के अंदर है वो आप लोगों के पास विजिबल है ना, तो जो आइजन वैल्यूज होंगी वो यही दो होंगी। आपने सिंपल लिखना है 1,7, तो यही आपकी आइजन वैल्यूज हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज गिवन है, मतलब 4 4 लिखा हुआ है, कुछ जीरो के अलावा कुछ लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, सिंपल माइनस लेमडा यहाँ पे लिख लें, 1 के साथ 1 माइनस लेमडा लिख लें, -7 माइनस लेमडा लिख लें,
और इसको रॉस्किन की फॉर्म में आपने लिख देना है। वो कैसे, किस तरह, 2 लाइंस लगा के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और इनको जिस तरह रॉस्किन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। एंड पे आप लोगों के पास जो भी 2 वैल्यूज़ बचेंगी वो आपकी आइजन वैल्यू होंगी। तो जो भी एंड पे आपके पास 2 वैल्यूज़ बच जाएंगी वो आइजन वैल्यूज़ होंगी। तो देखा आप लोगों को मैंने बताया था कि फर्स्ट जो मैं एग्जांपल करा रही हूँ उसको सही से समझ लें, क्योंकि ज़्यादातर पेपर में रॉस्किन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। अब एक रॉस्किन वाला ये भी है, एक रॉस्किन वाला पीछे हमने देखा वो भी है, ठीक है। तो रॉस्किन वाले ज़्यादा रिपीट होते हैं। देन ये भी क्वेश्चन है, इसको देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है अगर आप लोगों ने तो वो ले लें, ठीक है। तो फिर इसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताती हूँ कि जब रूट्स जो है वो इंडिशियल इक्वेशन में हो, ठीक है, तो आपने ये वाला जो केस है ना R1 R2 की इक्वल है, इसको एक्सप्लेन करना है। देन ये वही क्वेश्चन जो है वो एंड पे रिपीट हो गया। अब मैं आप लोगों को ना इनका सोल्यूशन बता देती हूँ लाइन वाइज। अब ये वो वाला क्वेश्चन है ना कि जिसमें आप लोगों को रूट्स गिवन है, M1 की वैल्यू गिवन है और M2 की, और काशी-आइलर्स इक्वेशन में आपने देखना है। अब यहाँ पे देखें, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, यानी यहाँ पे आयोटा की फॉर्म में इक्वेशन है। तो जब भी आयोटा की फॉर्म में इक्वेशन होगी तो उसको आप लोगों ने इस तरह की, ये फार्मूला है, इस तरह आपने पुट कर देना है इक्वेशन के अंदर, यानी x की पावर में आ जाएगा क्या, 4, ये 4 है, ठीक है, और यहाँ पे अंदर आ जाएगा C1 cos, ठीक है, और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x आना है, C2 sin, और नेचुरल लॉग ऑफ x आना है। लेकिन ये जो वैल्यू है ना आयोटा वाली, -1 आयोटा, ये भी आपने साथ लिखनी है, ठीक है। तो ये सिंपल आपने ना एंड पे सोल्यूशन को इस फॉर्म में लिख लेना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है। अगर ऑप्शंस हो तो उसको इस तरह इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका भी अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो बेशक आप लोग ले सकते हैं। सेकंड आपके पास ये आ गया कि राइट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वही इक्वेशन थी जिसको मैंने आपको बोला कि पहले आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, फिर आपने रूट्स निकाल लेना है। ये दोबारा वही आ गया कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हो तो ये आपने फार्मूला याद रख लेना है, ये जनरल सोल्यूशन का फार्मूला है, इसमें आपने ये वैल्यूज़ अपनी पुट कर देनी है। इसका भी अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। आई होप कि अब आप लोगों को विजिबल होगा और नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये इस तरह से जूम कर देती हूँ, फिर आप लोग देख लें, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बतानी थी, और वो हमारे पास ये होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, a माइनस लेमडा आई का, और ये साइड पे ये डिटर्मिनेंट के साइन है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और इसको भी आप लोगों ने इस तरह से, ये आप लोगों ने ये जो आइजन वैल्यूज थी मैंने आप लोगों को ऊपर बताई कि किस तरह सॉल्व करनी है। देखें 1 के साथ भी इन्होंने लेमडा लिखा, -7 के साथ भी लेमडा लिखा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया और रॉस्किन फाइंड करके ये 2 जो है वो आइजन वैल्यूज़ आ गई हैं। ये मेथड अगर आप लोगों को अजीब लग रहा है या समझ नहीं आ रहा, तो जो पहले मैंने आप लोगों को हैंड आउट से करवाया ना, उस मेथड से आप लोग कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया R1 और R2। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि R1 और R2 का मतलब ये है कि ये ऐसे इंडिशियल रूट्स हैं जो आपस में इक्वल हैं। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर रूट्स इक्वल होंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, तो आप लोगों ने ये इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। जो मैंने आप लोगों को हैंडआउट्स पे बताई है ना, जो है वो सेम रूट्स के लिए, वो आप लोग वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में वो मैंने इसीलिए क्वेश्चन कराया कि मैंने आप लोगों को बताया कि पास्ट पेपर्स में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी करंट पेपर्स में, मैं भूल जाती हूँ बार बार, पास्ट पेपर्स कह जाती हूँ, तो जो करंट पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। या तो रूट्स आपको गिवन है और आपने उसको इस इक्वेशन में पुट करना है, या इक्वेशन गिवन है आपने रूट्स के बारे में बताना है, या रॉस्किन फाइंड करना है। तो इसको जो मैंने आप लोगों को मेथड बताया हैंडआउट्स पे, उसके ज़रिए आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है कि रूट्स जब इक्वल हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं। देन ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन, ठीक है। आप लोगों ने ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वही इक्वेशन है जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताई कि इसको पहले आप लोगों ने बेसल्स इक्वेशन है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। v की वैल्यू जब आप लोग फाइंड कर लेंगे, v की वैल्यू आती है 1/5, तो उसमें भी अब आपके पास ये भी वही जनरल सोल्यूशन वाली फॉर्म है, जस्ट यहाँ पे j की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू C1j, और j की बेस में है, ये 1/5 आपने साथ मल्टीप्लाई नहीं कराना, इसकी बेस में v की वैल्यू आएगी, साथ x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह C2 यहाँ पे j आता है, y नहीं है, और फिर आपने v की जो माइनस वाली वैल्यू है वो लिख देनी है, और साथ में x आ जाएगा, यानी 1/5 आपके पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से लिख लेना। देन नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये वही प्रोसीजर जो उन्होंने बोला हुआ था कि आपने स्टेप्स बताना है, तो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, अदरवाइज हैंडआउट से भी मैं आप लोगों को एक बार ये शो करवा दूंगी कि ये
जो है वो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये इसको आप जूम करके देख लें, अज्यूम अ सोल्यूशन, और इस तरह ये इसके स्टेप्स आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सी इक्वेशन है, ये वही इक्वेशन है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 वेट होगा, और आप लोगों के पास फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया था। पहले आपने m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू आप लोग कौन से फार्मूले से निकालेंगे, F इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। सेकंड आप लोगों ने k की वैल्यू निकालनी है, और k कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल्स टू ks, उस फार्मूले से आप लोगों ने दोनों की वैल्यूज जो है वो निकाल लेनी है। और एंड पे हमारे पास जो है वो फ्री डैम्प मोशन का ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप फिर कहीं पे लिख लें, ठीक है, एक पेज लेकर उस पर लिख लें। क्या था फार्मूला इसका, कि आपके पास होता है m इंटू डी एक्स स्केयर बाई डी टी स्केयर, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस के एक्स m इंटू बीटा इंटू डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। एंड पे आपने जितनी भी वैल्यूज फाइंड की होंगी वो इस फार्मूले में पुट करने। नेक्स्ट ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, और बाकी ये सारे मैंने आप लोगों को एक बार जो है वो सारे एक एक चीज़ें बता दी। बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैंड आउट से दिखानी है मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ, और बस फिर कंप्लीट हो जाएगी वीडियो। बाहर ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, ये करंट पेपर में आ रहा है, तो इनको आपने लाजमी जो है वो देख लेना है, सही है। बता रही थी ना कि जब हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाए तो हम लोगों ने ये वाला जो है वो फार्मूला लगाना होता है। अगर रियल और इक्वल रूट्स आ जाएं तो कौन सा फार्मूला लगाना होता है, तो मैं चाह रही थी कि आप लोगों को हैंड आउट से भी एक बार दिखा दूँ। तो जब हमारे पास रियल रूट्स आएंगे ना, रियल और डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होंगे, पहली चीज़ ये MCQs के लिए भी आपने बात याद रखनी है कि अगर ज़ीरो से ये वाली कंडीशन बड़ी है ना तो आपने ओवर डैम्प लिखना है, अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो क्रिटिकली डैम्प लिखना है, अगर लेस है तो अंडर डैम्प लिखना है, ठीक है। एक तो MCQs देख लें। दूसरा, जब हमारे पास रियल रूट्स होते हैं तो ये फार्मूला लगाना होता है C1 e की पावर m1t प्लस C2 e की पावर m2t। अगर आपके पास इक्वल रूट्स हों तो उसके लिए आपने ये फार्मूला लगाना होता है C1 e की पावर m1t प्लस C2 e की पावर, यहाँ पे आपने ना C1 और C2 लिखकर और साथ में आपने e की पावर mt बाहर कॉमन ले लेना होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। देन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का फार्मूला वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक बार फिर से देख लें। इसको ना, ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग लें कि ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है ना फर्स्ट वाली, ठीक है, जैसे ये आपके पास -3 है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे वो वाली वैल्यू आ जाती है C1 कॉज, और यहाँ पे ये अंडर रूट वाली जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस C2 साइन अंडर रूट वाली वैल्यू साथ में आ जाएगी। तो ये मैं चाह रही थी कि फार्मूला एक बार आप लोगों को जो है वो विजिबली मैं दिखा भी दूँ, ठीक है। बाकी ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डैम्प एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में आएगा काशी-यूलर्स इक्वेशन, यस वो हमारे पास है 26 लेक्चर के अंदर, तो वो भी मैं आप लोगों को काशी-यूलर्स इक्वेशन भी दिखा देती हूँ जो हम लोगों के पास क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आ गई काशी-यूलर इक्वेशन जो मैं आप लोगों को वहाँ से दिखा रही थी ना क्वेश्चन, ठीक है। उसके लिए ये हमारे पास काशी-यूलर इक्वेशन का आप लोगों ने याद रख लेना है। ये आप लोगों को ऐसे पता चलेगा कि ये काशी-यूलर इक्वेशन है। पहली चीज़ कि अगर इसका ऑर्डर n है, डिग्री n है, तो ऑर्डर भी n ही होगा, मतलब अगर डिग्री 2 है तो ऑर्डर भी 2 ही होगा, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ इसके इक्वल ये g ऑफ x के इक्वल होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सिंपल जहाँ पे ये स्क्वायर होगा वहाँ पे m स्क्वायर लिख लें, जहाँ पे सिंपल y होगा वहाँ पे m लिख लें। लेकिन काशी-यूलर इक्वेशन में आपने जब m की फॉर्म में लिखना है तो ये फार्मूला है am स्क्वायर प्लस b माइनस am प्लस c, इस तरह पहले आपने लिखना है। और इसमें देखें कि जब हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो ये फार्मूला है y इज इक्वल्स टू C1 x की पावर m1 प्लस C2 x की पावर m2। पहले हम लोग e की पावर में लिखते थे ना, लेकिन काशी-यूलर इक्वेशन जब आएगी तो आपने x की पावर में m1 और x की पावर में m2 लिखना है, बाकी जो है वो सेम होगा। आप लोगों को मैं जो है वो केस 2 बता देती हूँ कि जब रिपीटेड होंगे तो भी आप लोगों ने जो है वो सेम ही यूज़ करनी है इक्वेशन, जस्ट यहाँ पे साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। वही जो इक्वेशन आपने ऊपर पढ़ी है ना, ये देखिए ये वही इक्वेशन है C1 x की पावर m1 प्लस C2 x की पावर m2, जस्ट साथ नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो कॉन्जुगेट वाला होता है उसमें ये आप लोग देख लें, ये इस तरह से ये फार्मूला है x i बीटा इज इक्वल्स टू कॉज इंटू बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस i इंटू साइन बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। तो आप लोगों ने इस फॉर्म में लिख लेना, सही है।
नेक्स्ट हम लोग 27 लेक्चर में जाते हैं, तो उसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है 27 के अंदर भी ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों को बोला जाता है कि आप डी की फॉर्म में लिखें, यानी डी नोटेशन के अंदर लिखें, तो उसके लिए डी बाई डी एक्स को सिंपल आपने डी से रिप्लेस कर देना है। डी टू एक्स स्क्वायर आएगा तो डी टू से रिप्लेस कर देना है। इस डी को हम लोग डेल्टा भी कहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे है कि एक्स डी जहाँ पे आएगा उसको डेल्टा लिखना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा उसकी जगह ये आपने लिखना है। इसको बीच में से स्किप कर दें, ठीक है, ये इसको आपने स्किप कर देना है। ये इसको डायरेक्ट आपने डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन लिखना है, जैसे यहाँ पे डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन, डेल्टा माइनस टू। तो ये आपने एक चीज़ याद रख लेनी है कि मे बी आपको बोला जाए कि आपके पास एक इस तरह की फॉर्म में एग्जाम्पल होगी और आपको बोला जाएगा कि उसको डी की फॉर्म में लिखें या डेल्टा की फॉर्म में लिखें, उसके लिए ये रूल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस मैं आप लोगों को वही बताऊंगी जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और जो रिपीटेड है। मैं चाह रही थी कि आप लोगों को हैंड आउट से वो सारी चीज़ें मैं कंफर्म करा दूँ जो मैंने आप लोगों को पिक्चर्स अभी दिखाई है ना, जो क्वेश्चन आए हुए थे पास पेपर में, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है 28 लेक्चर पावर सीरीज से रिलेटेड। यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है कि ये जो हमारे पास पावर सीरीज होती है ना, ठीक है, इसमें ये जो x माइनस ए होता है इसको आपने इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है, और जो भी x की वैल्यू आपके पास निकलेगी वो आपके पास सेंटर होगा। तो ये देखें मेथड में हमारे पास ये पहला पॉइंट है कि पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है रेगुलर सिंगल पॉइंट्स, तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आपने इस इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करना है। थर्ड स्टेप में आपने ये एक्सपोनेंट आर और कोफिशिएंट सी एन को आपने ये अननोन होते हैं इनको डिटरमाइन करना होता है, और फिर सिंप्लिसिटी के लिए आपने एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 को आपने अज्यूम करना होता है, ठीक है। दूसरी वो जो हम लोगों के पास कंडीशंस आ रही थी ना कि R1 और R2 वो इक्वल टू 0, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा नहीं रही वहाँ से जस्ट कि ये क्वेश्चन आए हुए, साथ साथ जो है वो हैंड आउट से इसीलिए क्लियर करा रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब ये केस 1 था ना कि जिसमें हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो डिफ़र होते हैं बाय इंटीजर से, यानी R1 R2 की इक्वल नहीं होता। तो बस पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था कि जब इक्वल हो तो उसको एक्सप्लेन करें। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो केस आ गया है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। केस 3 आ जाता तो वहाँ से आप लोगों को से लास्ट हमारे पास आ रहा है इक्वल इंडिसेंट रूट्स वाला, वो जो मैंने आप लोगों को वहाँ से दिखाया ना कि उसको एक्सप्लेन करें कि अगर R1 और R2 इक्वल हो तो ये कहाँ कब होता है, जब हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने इस तरह से एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है। ये से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। अब आगे बेसल्स इक्वेशन है 33 लेक्चर के अंदर, वो मैं चाह रही हूँ आप लोगों को एक बार वो भी क्लियर करा दूँ जो क्वेश्चन आया हुआ था। यस, ये इस तरह की ये इक्वेशन होती है, इस तरह की, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना y के साथ लिखा हुआ होता है एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये जो v स्क्वायर होता है ना, ये आपने क्वेश्चन के अंदर से ढूंढना होता है, इस v को आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये v स्क्वायर, सही है। यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है तो वहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि v को हम लोगों ने सॉल्व किस तरह से करना है। ये है पहली एग्जाम्पल, ये यहाँ पे अब v स्क्वायर 1/4 है, ठीक है। इसका आपने अंडर रूट लेना है तो आ जाएगी प्लस माइनस 1/2, और ये आपने वो जनरल सोल्यूशन था जिसमें आपने वैल्यू पुट करनी थी, वो ये वाला था, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, नेक्स्ट एक ये वाली एग्जांपल थी, इसको हम लोगों उन्होंने बोला हुआ था कि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको आप लोगों ने डी की फॉर्म में या इसको वो बोला होगा कि आपने डी कपल्ड फॉर्म में लिख कर दिखाना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल आपने ये 2 है, ये डी एक्स ओवर डी टी है, इसको आपने कैपिटल डी की फॉर्म में लिख लेना है, ये ऐसे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब जो डी वाई बाई डी टी है इनको आप लोगों ने किस फॉर्म में लिखना है, इस तरह से इस इक्वेशन की फॉर्म में जब आपने लिख लेना है, फिर आपने इसको इस तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, यानी ये 2d माइनस 5 यहाँ आ जाएगा, d माइनस 1 इधर, और इसी तरह ये d यहाँ पे आ जाएगा और ये d इधर आ जाएगा। फिर ये वाली आपने इक्वेशन क्या करनी है कि जब आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे ना तो साथ में आपने किसकी वैल्यू लिखनी है, y की। यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ आती हैं, y की, और y की क्या है, ये d और ये d, ठीक है। जब आप x की वैल्यूज़ लिख रहे होंगे तो x की वैल्यूज़ ये दो है ना, तो x की जगह पे यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी और बाकी ये जो रह जाएगा ये इधर आ जाएगा। अब
जब आप लोगों ने इस फॉर्म में लिखना है ना, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में आप लोग कैसे लिखेंगे कि जब आपके पास x वाली वैल्यू आ रही है ना, तो आपने y की वैल्यू लिखनी है। y की वैल्यू कौन सी थी? ये वाली, ठीक है। और जब आप यहाँ पे y लिखेंगे तो आपने यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू लिखनी है, और x की वैल्यू है ये। तो ये आपके पास डिकपल्ड इक्वेशन है। इसका बेशक अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप लोगों का एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, सही है। देन बाकी 41 और 42 के अंदर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, उससे भी आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। वो भी इम्पोर्टेंट जो मैंने आप लोगों को वहाँ से दिखाए थे, मैं चाह रही थी कि यहाँ से भी क्लियर हो जाए। हैंड आउट से आप लोग देख लें ताकि आप लोगों को थोड़ी सी जो है ना तसल्ली हो जाए कि इसमें आप लोगों ने क्या करना है। ये वही जो है वो मैट्रिक्स रोज होगा, मैट्रिक्स वाला तो सारा आप लोगों को आता है, ठीक है। आइजन वैल्यूज़ वाला मैं चाह रही थी कि एक बार आप लोग वो कर लें। हाँ, ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो किधर गया है? यहाँ पे अभी आया था और अभी फिर गायब हो गया। ये रहा, ये एग्जाम्पल थी, इसमें आपने आइजन वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये 1 के साथ माइनस लेमडा, फिर इसके साथ माइनस लेमडा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है ना वो इतना कुछ होता है, इतना ये इतना लेंथी नहीं आएगा, बस इतना सा पार्ट आएगा। दोनों के साथ माइनस लेमडा करा दें, माइनस, ठीक है। इनका डिटर्मिनेंट ले लें, इनको यूं इस तरह आपस में मल्टीप्लाई करा दें और ये आपके पास लेमडा की वैल्यूज आ जाएंगी 2, ठीक है। यही आइजन वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी होती है और इसी तरह से आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करना होता है। अच्छा जी, आई होप कि आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैंने जो है वो पूरी कोशिश की है कि जितनी भी चीज़ें पेपर में रिपीट हो रही हैं, पेपर में आ रही हैं, वो सारी की सारी आप लोगों के साथ क्लियर कर दूँ। दूसरी चीज़, पिछली वीडियो में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि हम लोगों को क्लियर नहीं है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को जूम करके भी वो चीज़ें दिखा दी हैं जो पेपर में आई हुई थी चीज़ें, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को हैंड आउट से एक एक चीज़ समझा भी दी है और दिखा भी दी है। यही चीज़ें जो है वो पेपर के अंदर मोस्ट रिपीटेड थी और मोस्टली आ रही थी। रॉस्किन जो है वो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। और बाकी जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, बस सिर्फ वही चीज़ें आप लोगों ने जो है वो तैयार कर लेनी है, तो आप लोगों का सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सही है। ये बार बार अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सब में ये रॉस्किन ही है जो बार बार आ रहा है, ठीक है। बस जी, यही कुछ ही क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को बताने थे, दिखाने थे। मोस्ट करंटली और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को दिखा भी दिए हैं, साथ साथ सॉल्व भी कराए हैं और एक एक चीज़ क्लियर कराई है। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर मुझे पेपर दे के आके बताना है कि आप लोगों का कितना जो है वो इस वीडियो से कितनी आप लोगों की हेल्प हुई है और कितने क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट हुए हुए थे। और इसी तरह की अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोज़ मैं बनाती रहूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए अगर हेल्प होती है, तो काइंडली जो है वो उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।